हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बंग भंग आंदोलन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। बंगाल का विभाजन और उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन भारत में घटित हुआ, जिसको हम बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन अथवा बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। भारत के आधुनिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कांग्रेस की जो कार्य करने की रणनीति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव इस आंदोलन के बाद दिखाई पड़ेगा। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी इस आंदोलन का एक विशेष महत्व है, उसको भी हम समझेंगे। क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी अथवा बहिष्कार आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्व है, क्या भूमिका है, क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस आंदोलन ने विभिन्न आयामों में प्रभावित किया। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो क्लास को चलिए हम जोड़ते हैं अपने पीछे की स्टोरी से, जहाँ तक हमने बात की थी। हमने बात की 1885 की। चीज़ों को समझते चलेंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चीज़ों को एक घटनाक्रम में, एक धागे में माला की तरह पिरोएंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना के बाद में यहां पर कुछ उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा और उन्होंने अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भारत में जो ब्रिटिश सत्ता थी उससे अपनी मांगों को मनवाने के लिए काफी प्रयास किए और सफलताएं भी प्राप्त की। लेकिन धीरे धीरे जब सरकार का रवैया जो है वो तटस्थता का हो गया था, या फिर सरकार अब कांग्रेस को उतना महत्व नहीं दे रही थी, तो यहां पर धीरे धीरे एक दूसरे वर्ग का भी जन्म हुआ और यहां पर जो है कांग्रेस दो भागों में, दो धड़ों में बटी दिखाई पड़ी। एक गर्म दल और एक नरम दल। इन दोनों चीजों के विषय में हमने डिस्कस किया था कि ये लोग कौन थे और इनके जो है कार्य करने के तरीके क्या थे। तो गर्म दल वाले लोग जो है वो सख्ती से अपनी बात को कहना चाहते थे, नरम दल वाले शांतिपूर्ण अपना आंदोलन चलाना चाह रहे थे। तो दो प्रकार के गुट वैचारिक रूप से कांग्रेस के अंदर जन्म ले चुके थे, हालांकि मुखर होकर के अभी ये अलग अलग नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से ये कहानी चल रही थी। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जो स्वरूप है, पहला चरण जो 1905 तक माना जाता है, वहां तक हम पहुंच चुके थे। 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ, आज हम इसकी कहानी को पढ़ेंगे। तो 1905 में भारत की सिचुएशन क्या हो चुकी थी, हमने कांग्रेस में देखा कि दो प्रकार की विचारधारा के लोग कांग्रेस के अंदर आ चुके हैं। दोनों प्रकार के लोग कांग्रेस में ही हैं। हमने गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों को देखा, उनके विचार हैं। लाल बाल पाल को हमने समझा, उनके अपने अलग जो है उग्रवादी विचार हैं, लेकिन सभी के सभी एक मंच पर हैं और एक ही कार्य के लिए समर्पित हैं, और वो है अंग्रेजी सत्ता से अपनी मांगों को मनवाना। कांग्रेस की ये स्थिति है। अब सरकार की क्या स्थिति है? एक पक्ष तो हमें कांग्रेस को समझ लिया, कांग्रेस की पोजीशन ये है, और बनाम यानी वर्सेस जो ब्रिटिश सत्ता है वहां पे कर्जन आ चुका है। ब्रिटिश सत्ता में कर्जन जो है वो वायसराय बनकर आ गया है। बस यहीं से हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी है कि कांग्रेस में दो धड़ बन चुके हैं। अभी विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन वैचारिक रूप से दो प्रकार के लोग उसमें आ चुके हैं, और कर्जन जो एक वायसराय के रूप में भारत में आया 1899 में। शुरुआत में कांग्रेस के लोगों ने इसकी नियुक्ति का स्वागत किया। अपने 1898 के सम्मेलन में कांग्रेस के लोगों ने कर्जन को वायसराय बनाए जाने का स्वागत किया, लेकिन कर्जन जो है वो कांग्रेस की किसी भी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। उलट इसके कांग्रेस के जितने भी मांगे या जो भी अपेक्षाएं थी उसको कर्जन ने और भी ज्यादा तरीके से नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और कांग्रेस को बिल्कुल भी कोई महत्व ये नहीं दे रहा था, बल्कि कर्जन कुछ ऐसे काम कर रहा था जो देश में क्रोध की चिंगारी को और बढ़ा रहे थे। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि
कर्जन ने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे इस आंदोलन की भूमिका बनी। सीधा सा एक आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जो स्वदेशी आंदोलन है या बहिष्कार आंदोलन है अथवा बंग भंग आंदोलन, 3 नामों से इसे जानते हैं, इसके पीछे कौन पूरी तरीके से जिम्मेदार था, तो वो था लॉर्ड कर्जन। तो यहां पर हम 1905 की बात करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो इस स्वदेशी आंदोलन के पीछे जो कारण था वो बंगाल का विभाजन ही था। और बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने वाला कौन व्यक्ति था, वो था लॉर्ड कर्जन। तो सबसे पहले हमें लॉर्ड कर्जन की कुछ कार्यों के विषय में जान लेना चाहिए, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जिसके कार्यों की वजह से इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हो गया। तो कर्जन ने ऐसे कौन कौन से काम किए जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है स्वदेशी आंदोलन के पीछे क्या कारण थे, तब भी यही सभी पॉइंट जो है वो उसके कारण बनेंगे। तो देखिए, कर्जन जब यहां का वायसराय के रूप में घोषित किया गया तो 1898 के कांग्रेस अधिवेशन में इसका नियुक्ति का स्वागत किया गया। पहले ही 1898 के कांग्रेस अधिवेशन में जो है कर्जन की नियुक्ति का स्वागत किया गया। यानी लोगों ने कहा कि ये लॉर्ड कर्जन जो है वो एक अच्छे वायसराय के रूप में आ रहे हैं देश में। कर्जन की नियुक्ति का स्वागत। आपको लग रहा होगा कि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से आप यहां पर इस बात से यह देख रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में अगर लॉर्ड कर्जन के नियुक्ति का स्वागत किया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब भी, यानी कांग्रेस के जो नरम दल के नेता हैं वो अब भी जो है सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास रखते हैं। इस बात को ये प्रूफ कर रहा है, इसीलिए वायसराय की नियुक्ति का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कर्जन जो है, कर्जन क्या है? कर्जन एक साम्राज्य विस्तारवादी व्यक्ति है। विस्तारवादी व्यक्ति है, यानी ये कांग्रेस की अपेक्षाओं के विपरीत व्यक्ति था और इसने जो है कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया। कर्जन ने कांग्रेस को महत्व देना कम कर दिया। कैसे प्रूफ करेंगे? 2 पॉइंट हमने आपको बताए थे, दोनों कोटेशन आप यहां पे नोट कर देंगे पिछली क्लास में, कि कर्जन ने कांग्रेस को एक गंदी चीज कहा। अपने कार्यकाल में कर्जन आया और उसने कांग्रेस की बुराई की। उसने क्या किया? कांग्रेस का मजाक उड़ाया, कांग्रेस की बुराई की और उसे गंदी चीज कहा और कहा कि यह एक देशद्रोही पार्टी है। एक पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट आप नोट कर देंगे कि कांग्रेस ने जो हैमिल्टन को एक पत्र लिखा, यह भी बात मैंने पीछे आपको नोट कराई है, उसमें इसने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस का पतन निश्चित है और मैं यहां रुक करके उसके शांतिपूर्वक अवसान में मदद करना चाहूंगा। इन 2 बातों से स्पष्ट होता है कि ये जो काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था, स्वागत, वो उनकी नरम नीति थी। लेकिन कर्जन की जो नीति है वो कांग्रेस को जरा सा भी महत्व देने की नहीं है। इसीलिए उसने आते ही जो है इस प्रकार के अपने बयान जारी किए। तो अब कांग्रेस और सरकार में कोई भी सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ रहा है कर्जन के कार्यकाल में। इसीलिए जो है लाला लजपत राय ने, बहुत फेमस बयान है, ये पूछा जाता है, लाला लजपत राय ने कर्जन के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब से की है। इसी वजह से लाला लजपत राय ने कर्जन, नोट कर लेंगे, कर्जन के कार्यकाल को औरंगजेब के कार्यकाल से तुलना किया है। औरंगजेब से तुलना पूछा जाता है किसने ऐसा किया है, तो लाला लजपत राय यानी गरम दल के
नेता। अब जो करजन के कुछ क्रियाकलाप हैं वो और ज्यादा जनता के अंदर और कांग्रेस के नेताओं के अंदर क्रोध को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए धीरे धीरे जो है वो गर्म दल के नेताओं की बातें ज्यादा प्रखर हो रही हैं, यानी उनका वर्चस्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि नरम दल के लोग जो है इन जैसे वायसराय का स्वागत कर रहे हैं, जबकि गर्म दल के लोग इस तरह के स्वागत और इस तरह की नरम नीति को पसंद नहीं करते हैं। इसी तनातुनी के चलते यानी अब कांग्रेस के नेता करजन को भी बुरा मान रहे थे, ऐसे बयान दे रहे थे, और करजन तो महत्व देता ही नहीं था। इसी वजह से 1904 में करजन ने कांग्रेस के शिष्टमंडल से मिलने से मना कर दिया। 1904 में करजन ने कांग्रेस के शिष्टमंडल वो भेजते थे, हमने बात की थी, शिष्टमंडल से मिलने से मना कर दिया। क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट यह हो रहा है कि अब जो है जो सत्ता का वायसराय है वो कांग्रेस की किसी बात को मानना ही नहीं चाह रहा है, इसीलिए उसने कांग्रेस के शिष्टमंडल से मिलने से भी मना कर दिया। तो इतनी बातें यहां पर, ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिएगा, कांग्रेस के बयान, उसके करजन के बयान, नहीं तो फिर बात आपकी हल्के में हो जाएगी। और यहां जो अधिवेशन है यह मद्रास का अधिवेशन है, यहां मद्रास आप लिख लीजिएगा, मद्रास का अधिवेशन है। अब इन बातों के अतिरिक्त ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो वायसराय है और जो कांग्रेस है उसके बीच में अब अच्छे ताल्लुकात नहीं बन पा रहे हैं। तो फिर अब करजन की जो कुछ बंगाल में कार्य हैं उनको आप देखें। करजन ने वायसराय के रूप में कौन कौन से काम किए। 1899 में आते ही जैसे इसकी नियुक्ति हुई, सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने जो है कलकत्ता महानगर पालिका में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी उसको घटा करके उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। कलकत्ता, नोट करें, कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित, देखिए अगर विधिवत आप नोट नहीं बना लेंगे, नोट्स वगैरह, तो बाद में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे और चीजें भूल जाएंगी। तो कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटा दिया, सदस्यों की संख्या को घटा दिया, मनोनीत संख्या को बढ़ा दिया, मनोनीत सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया, सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया। इस चीज से क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर करजन का हस्तक्षेप बढ़ गया, करजन का हस्तक्षेप बढ़ गया, क्योंकि मनोनीत जो सदस्य हैं वो करजन के पक्ष में होंगे, करजन का हस्तक्षेप बढ़ गया। तो इस तरह से इसने जो है सदस्यों भारतीयों का जो है एक प्रकार से मनोबल तोड़ने का काम किया इसने। यह लोकतांत्रिक कदम नहीं है, यह लोकतंत्र के विरोध में एक कदम है। तो करजन का हस्तक्षेप वहां पर बढ़ जाता है और इसका विरोध होता है और जनता नाखुश होती है। इसके बाद में इसने 1903 में जो है अपने पूर्व के एक वायसराय की तरह ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1903 में इसने जो है दिल्ली दरबार लगाया, दिल्ली दरबार पहले आपने देखा था 1877 में लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लगाया था। इसमें क्या किया था उसने, इस वाले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। यहां पर क्या किया गया था, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था। तो भारत की साम्राज्ञी जो है वो 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में लॉर्ड लिटन के द्वारा ये शाही दरबार लगाया गया था। अब वही जो है दिल्ली में दरबार जो है
लगाया गया यहां पे कर्जन के द्वारा, और यहां पे 1 जनवरी 1903 को एडवर्ड सप्तम यानी 7वें, इनको जो है सम्राट घोषित किया गया, भारत का सम्राट घोषित किया गया। और बहुत सारा इसमें धन खर्च किया गया, यानी बेहिसाब धन खर्च किया गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शान और शौकत बनाने का प्रयास लॉर्ड कर्जन ने किया। अपनी तरफ से कोई कमी इसने नहीं छोड़ी, पैसा बहुत खर्च किया गया, जैसे लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। तो जब खजाने का पैसा इस तरह के बिना वजह की चीजों पे खर्च किया जा रहा था और लोगों को जहां पर जरूरत थी वहां पर पैसे की कमी हो रही थी, तो लोग इससे और नेता भी इससे नाखुश हो रहे थे। दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1904 में, हमने आपसे बताया ही 1904 में जो है इससे कांग्रेस का शिष्टमंडल मिलने के लिए आए और कर्जन ने मिलने से ही इनकार कर दिया। और 1903 में ही जो है बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कर्जन के कुछ क्रियाकलापों को हम देख ले। 1904 में इसने कुछ और काम किए, जैसे यहां पर कलकत्ता महानगर पालिका में इसने निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी थी। देखिए, किसी भी चीज में अगर निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पर आम जनता का हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा, क्योंकि वही जो है निर्वाचित करेंगे उसे। अगर मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर मनोनीत करने वाली अथॉरिटी का हस्तक्षेप वहां पर बढ़ जाएगा। तो इसने और एक काम किया 1904 में, यहां पर इसने एक विश्वविद्यालय के लिए कानून लेके आया। ये विश्वविद्यालय के लिए कानून। और इसमें क्या किया इसने, जैसे वहां पर किया था वैसे ही विश्वविद्यालय की सीनेट में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। मनोनीत सदस्यों, वही काम बिल्कुल यहां भी किया, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और जो कॉलेज होते हैं वो विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं, मान्यता प्राप्त यानी अफिलिएट होते हैं। तो यहां पर जो कॉलेज होते थे, कॉलेजों की संबद्धता यानी जुड़ना, अफिलिएशन, संबद्धता को कठिन बना दिया। और इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा वो कलकत्ता विश्वविद्यालय पर पड़ा। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के उस समय जो उप कुलपति थे उनका समाज में बहुत सम्मान था और उन्होंने इस चीज का बहुत भारी विरोध किया। तो उस समय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति आशुतोष मुखर्जी ने विरोध किया, इस चीज का विरोध किया। और समाज में इनका बहुत नाम था, बहुत इज्जत थी। इसीलिए जब आशुतोष मुखर्जी ने, स्पष्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कर्जन ने जब विश्वविद्यालय के कानून में परिवर्तन किया तो उसका विरोध मुखर होकर किसने किया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो थे आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और इस वजह से जनता भी इसमें जो है मुखर होकर के इसमें शामिल हुई और कर्जन के इस कार्य से जनता भी क्रोधित हुई। तो ये काम चल रहे थे। इसके साथ साथ इसने और ज्यादा खजाने पर बोझ डाला और वो काम था तिब्बत पे आक्रमण कर दिया इसने 1904 में ही। 1904 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। तिब्बत जहां दलाई लामा, तिब्बत पर आक्रमण, इस समय तिब्बत जो है वो चीन के अंडर में है। 1904 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और वहां पर एक एंग हसबैंड के नेतृत्व में एक मिशन भेजा। उसका नाम है एंग हसबैंड मिशन। एंग हसबैंड मिशन भेजा, वहां पर एक मिशन भेजा और वहां पे दलाई लामा को एक अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर किया गया।
और उनसे जो है काफी क्षेत्र हड़प ली गया, जिसे चुंबी घाटी का उदाहरण आप देंगे, उनसे जो है ले ली गई। तो वहां पर दलाई लामा को एक अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर किया गया। और क्या किया गया इसमें? चुंबी घाटी, कमेंट करके बताएं चुंबी घाटी कहां है। कई बार बता चुके हैं, ज्योग्राफी क्लास में भी बताया था। चुंबी घाटी को हड़प लिया गया इसी के द्वारा। अब भारतीय जनता इसमें कैसे नाखुश हुई? क्योंकि इस मिशन में बेहिसाब पैसा खर्च हुआ। इस मिशन में यानी आक्रमण में अत्यधिक खर्चा हुआ, अत्यधिक खर्च, और उसी खर्च की वजह से यहां के नेताओं ने इस प्रकार के खर्च का विरोध किया और जनता भी जो है उसमें शामिल हुई। तो इस प्रकार से हम जो यहां पर दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि नरम दल के नेताओं ने करजन का स्वागत किया, यानी कि वो अभी सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास कर रहे थे, लेकिन वायसराय करजन ने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस का महत्व उसकी नजर में शून्य के बराबर है। शिष्टमंडल से मिलने को मना कर दिया, कांग्रेस को गंदी चीज कहा, कांग्रेस की मरने की कामना की उसने, और अपने कार्यों के द्वारा उसने प्रकट किया कि वह साम्राज्य विस्तारवादी है। आक्रमण किया उसने, पैसे को बेहिसाब खर्च किया, और इतना ही नहीं, इसने एक ताजमहल के जैसे एक स्मारक जो है, विक्टोरिया स्मारक जो है कलकत्ता में बनाया। तो उसी समय कलकत्ता में विक्टोरिया स्मारक बनवाया। और यह किस चीज से बनाया गया था? यह संगमरमर से बनवाया गया, संगमरमर से। और ताजमहल के जैसा स्मारक बनाने का प्रयास किया गया। और ताजमहल आप जानते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसी के जैसा बनाने के लिए इसमें बेहिसाब धन खर्च किया गया। अच्छे से अच्छा पत्थर लगा करके इसको बहुत खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया। तो इसमें भी बहुत सा पैसा खर्च हुआ। तिब्बत के आक्रमण में भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। और यहां पर आप देख रहे हैं नगर पालिका और विश्वविद्यालय जैसे कानून ला करके इसने लोगों को, निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा करके वहां पर जो है हस्तक्षेप अपना बढ़ाया। और दिल्ली दरबार लगा करके भी इसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। और बिना वजह का ढकोसला बनाने के लिए इसमें इतना बड़ा खर्चा करने की उस समय कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत की स्थिति इस समय ऐसी थी जब लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत थी। तो इन सब बातों से जनता असंतुष्ट थी, क्रोध पनप रहा था। और उसी बीच एक नया कृत्य जो करजन का आया वो था बंगाल के विभाजन का निर्णय, और इसी वजह से यह आंदोलन घटित हुआ। तो अब हम बात करेंगे बंगाल का विभाजन। इतनी चीजें नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है पीटी के दृष्टिकोण से, और बिना इनके चर्चा के मेंस के क्वेश्चन आप नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको किसी व्यक्ति को गलत साबित करना होता है तो आपको उसके द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण अपने क्वेश्चन में जरूर देना होगा, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप ऐसे ही कह सकते हैं कि करजन एक साम्राज्य विस्तारवादी व्यक्ति था और सपोर्ट में आपके कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर आपकी बात उतनी प्रभावशाली नहीं है। बंगाल का विभाजन 1905 किसने किया? लॉर्ड करजन ने किया। इस पे चर्चा करेंगे। इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन या बायकॉट मूवमेंट शुरू हुआ। बायकॉट मूवमेंट क्या है? बायकॉट, इसको बायकॉट मूवमेंट कहते हैं। बायकॉट जो है एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम है बायकॉट कनिंघम बायकॉट।
आयरलैंड के एक व्यक्ति थे कनिंघम बायकॉट, उन्होंने जो है जमींदारों के साथ मिल करके किसानों का शोषण करना शुरू किया लगान लेकर के। तो लोग उनका साथ छोड़ दिए, उनका बहुत भारी विरोध किया गया और तभी से जो है विरोध करने के लिए शब्द जो बायकॉट प्रयोग किया जाने लगा था और आज तक वही बायकॉट शब्द प्रयोग किया जाता है। बायकॉट का मतलब विरोध करना। तो इस चीज को पूरी तरीके से समझने के लिए हम कौन कौन सी चीजों पर बात करेंगे, पहले आप उसे नोट डाउन करें, एक जगह पे देखें। हमें बंगाल का विभाजन पढ़ना पड़ेगा, बंगाल का विभाजन अभी हम पढ़ेंगे इसको इसी क्लास में। बंगाल के विभाजन को जब हम समझेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि इससे एक आंदोलन ने जन्म लिया जिसे हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन को हमें पढ़ना पड़ेगा। स्वदेशी आंदोलन जब देश में घटित हुआ तो इसके बहुत सारे परिणाम निकले, कुछ सकारात्मक थे कुछ नकारात्मक थे। उन्होंने इस भारत के हर आयाम को प्रभावित किया। तो हम यहां पर इसके प्रभाव और परिणाम पे चर्चा करेंगे, प्रभाव और परिणाम पे चर्चा करेंगे। तो इन सब चीजों पे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बंगाल के विभाजन को समझ लेते हैं। बहुत इजी है, कोई भी चीजें इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। बंगाल का अगर आप आकार देखें उस समय का, तो उस समय जो बंगाल है वो कितना बड़ा है। बंगाल को अगर हम बराबर करें तो वर्तमान में जो भारत में आप पश्चिम बंगाल क्षेत्र देखते हैं, पश्चिम बंगाल प्लस इसमें बिहार भी था और प्लस बिहार से कौन सा प्रदेश निकला है, बिहार से निकला है झारखंड। तो झारखंड भी इसी में था, पश्चिम बंगाल प्लस बिहार प्लस झारखंड। इसके बाद इसमें जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो भी इसी में था, बांग्लादेश। और जो असम आप देखते हैं, असम भी इसी में था। तो ये इतना बड़ा एक सूबा, इतना बड़ा एक प्रांत था बंगाल। उस बंगाल का प्रशासन करना माना जाता है कि यह कठिन बात थी, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज भी अगर देखें तो बहुत बड़ा सूबा है ये उस समय। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक जो चीजें हैं उनकी सहूलियत करने के लिए, यानी इतने बड़े सूबे को अच्छी तरीके से प्रशासित नहीं किया जा सकता था, ऐसा कह करके उसने कहा कि बंगाल को यदि बांट दिया जाए तो प्रशासन करना आसान हो जाएगा। यह कर्जन का लॉजिक है, कर्जन का तर्क है, आपसे पूछा भी जाता है। तो यहां पर कर्जन ने क्या कहा, कर्जन ने कहा प्रशासनिक कारण से, प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन। इसने कहा कि छोटे छोटे प्रदेश हो जाएंगे तो उनका प्रशासन करना आसान हो जाएगा। यह कर्जन का अपना लॉजिक था। तो क्या इस बंगाल का पहले भी विभाजन हुआ था कभी? तो बिल्कुल, अंग्रेजी सत्ता में ही इस बंगाल को पहले भी विभाजित किया जा चुका था। इसमें क्या था, 1874 में असम को अलग कर दिया गया था। अलग करके एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया था, कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया था। यानी कि जिस समय अब बंगाल का विभाजन हो रहा है उस समय असम इसमें से निकाला जा चुका था 1874 में ही। और बाद में 1896 में इसमें कुछ और चीजें मिला करके असम का विस्तार कर दिया गया था। जैसे कि यहां पर लुसाई क्षेत्र, लुसाई की पहाड़ियां इस समय आप पढ़ते हैं जब मिजोरम वगैरह में, तो लुसाई का जो क्षेत्र था, क्षेत्र को असम में मिलाया गया था। ये सब क्वेश्चन आपसे अलग से पूछे जाएंगे और आपको देना भी होगा। मिलाया गया यानी असम का विस्तार कर दिया गया था। ये दो चीजें हो चुकी थी। इसका भी जो है उस समय विरोध हुआ था। उस समय कांग्रेस तो नहीं थी,
कांग्रेस 1885 में आई, यह घटना 1874 की है। 1874 में बंगाल से असम को निकाल करके एक कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। स्थानीय नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया जनता के द्वारा, लेकिन वो विरोध बहुत छोटा था, दबा दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा कोई मंच उस समय राष्ट्रीय स्तर पे उपस्थित नहीं था। ये 97 में हुई घटना, 1897। तो अब जो बंगाल का विभाजन होना था वो शेष बचे हुए भाग का था। तो कैसे घटनाएं हुई, यहां पर कुछ तारीखें आपको पूछी जाती हैं, वो आप नोट कर लें पहले। तो यहां पर 3 दिसंबर 1903, याद रखिएगा 1903, अभी विभाजन 5 में होगा। 3 दिसंबर 1903 को क्या हुआ, विभाजन का प्रस्ताव संसद में रखा गया। विभाजन का प्रस्ताव कहां, ब्रिटिश संसद में। यहां कुछ नहीं होता था, यह सब ब्रिटिश संसद में होता था। ब्रिटिश संसद में रखा गया। अलग क्वेश्चन बनता है कि विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 को। उसके बाद ये जब संसद के द्वारा पास हो गया तो 19 जुलाई 1905, यानी 3 में प्रस्ताव रखा गया, 5 में पास होके आ गया। ये 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। ये अलग क्वेश्चन आपका बनता है। 19 जुलाई 1905 और 20, इनके जब प्रस्ताव रखा गया तो नेक्स्ट डे पेपर में छप गया। ये 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। यानी कि आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक रूप से पूरे देश में विभाजन की जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को की गई समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसे ही 20 जुलाई को यह समाचार पूरे देश में फैला, लोग इसके जो विरोधी थे वो तुरंत एकजुट होना शुरू हुए और अगले ही महीने 7 अगस्त को इसका विरोध शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 को विरोध प्रारंभ, और वही विरोध क्या है, वही विरोध तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, जो 7 अगस्त से प्रारंभ कर दिया गया। यानी विरोध की शुरुआत 7 अगस्त 1905 से हो गई। लेकिन अभी विभाजन हुआ नहीं है, अभी सिर्फ घोषणा की गई थी। विभाजन हुआ अक्टूबर में, 16 अक्टूबर। सभी डेट्स अलग अलग हैं और मैचिंग करने के लिए, क्रम मिलाने के लिए और अलग अलग प्रश्नों के रूप में पूछी जाती हैं। और जब आप आंसर राइट कर रहे होंगे तब भी आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया, यानी विभाजित कर दिया गया। विभाजन प्रभावी या लागू हो गया। तो अगर कभी क्वेश्चन होता है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, 1905 में किया गया, डेट पूछी जाएगी तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। और इसकी घोषणा कब की गई थी, 20 जुलाई 1905 को। संसद में कब रखा गया था, 3 दिसंबर 1903 में। और 7 अगस्त 1905 से जो है इसके विपक्ष में जनसभा करके विरोध का बिगुल बजाया गया था। अब ये चीजें आपने समझ ली। अब बंगाल का विभाजन जो यहां पर कर्जन ने अपने अनुसार किया था उसको जरा समझते हैं, वहीं से सब झगड़े की जड़ भी निकल के आएगी कि आखिर इतना विरोध बंगाल विभाजन का क्यों किया गया। देखिए, बंगाल का विभाजन भारत के राष्ट्रवादी नेता भी चाहते थे। अब आप कहेंगे नेता चाहते थे तो विरोध क्यों हुआ, नेता दूसरे आधार पर चाहते थे और समय समय पर बंगाल में छुटपुट इस तरह की मांगें भी उठती रही थी। लेकिन वो बंगाल का विभाजन भाषा के आधार पर चाहते थे। जैसा आज भी भारत में भाषाओं के आधार पर आपने पढ़े होंगे, कई पॉलिटी में प्रदेश बनाए गए थे भाषा के आधार पर। पहला ही प्रदेश भारत के आज़ादी के बाद में जब गठित किए गए तो उसमें जो है
भाषा के आधार पर प्रदेश बनाए गए थे। तो भाषा के आधार पे किया नहीं गया, बल्कि उसमें दूसरी कोई चाल चली गई जिसमें फूट डालो और राज करो की नीति थी। जब हम भारत में सांप्रदायिकता के उदय पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे भारत में जो सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुसलमान के झगड़े की जो जड़ पड़ी, जो बीज अंग्रेजों के द्वारा बोए गए, वो इसी दरमियान कर्जन के कार्यकाल से ही बहुत गहराई से उन जड़ों को स्थापित किया गया था। हम पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, समझते चलेंगे बिल्कुल फ्रैंकली कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़े के वो बीज बो दिए जो कभी उस झगड़े को निपटाया ही नहीं जा सका। तमाम राष्ट्रवादी नेता मिलाप करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन एट लास्ट जो है भारत का विभाजन हो ही गया। तो वो जो बीज हैं, वो जो जड़ें हैं, वो इसी दरमियान ज्यादा पुख्ता तरीके से लगाई गई और विभाजन भी उनमें से एक ही था। यहां पर जो है सांप्रदायिकता को भड़काने का बहुत प्रयास किया गया, अभी हम देखेंगे। तो यहां पर इसको आप लिख लिए। अब देखिए विभाजन किस प्रकार से किया गया है। कर्जन ने कहा कि बहुत बड़ा सूबा है और उसको हम प्रशासनिक सहूलियत के लिए 2 सूबों में बांट रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आप गौर करें तो क्या यह सूबा इतना बड़ा आसमान से गिर पड़ा था अचानक से? ऐसा तो नहीं था कि पहले बंगाल छोटा था अब बंगाल बड़ा हो गया तो उसका विभाजन कर दिया जाए। हर एक शासन काल में इसी बंगाल का अच्छी तरीके से प्रशासन किया जाता रहा था, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे उसके पहले के शासक हो, या अभी तक बंगाल उतना ही बड़ा हमेशा से था, उसका प्रशासन होता आ रहा था। और अचानक से अब लॉर्ड कर्जन को उसमें विपत्ति दिखाई पड़ रही है। अचानक से उनको लग रहा है कि नहीं, बंगाल बहुत बड़ा है, क्या पहले से बड़ा नहीं था? चलो मान लेते हैं कि अब अंग्रेजी सरकार की नीतियों के हिसाब से प्रशासन करने के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहिए। तो उसके विभाजन के आधार जो हैं वह कुछ लॉजिक होने चाहिए, कुछ तौर तरीके से किसी प्रदेश का विभाजन किया जाता है। लेकिन यहां पर जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा था उससे स्पष्ट तौर से अंग्रेजी सरकार की मंशा दिखाई पड़ती है। चलिए देखते हैं। तो ये जो बंगाल था, यहां की जनसंख्या लगभग 8 करोड़, लगभग 8 करोड़, लगभग लिखेंगे, लगभग 8 करोड़ जनसंख्या यहां की थी उस समय। और इसको 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। दोनों भागों से अलग अलग पीटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल बनेंगे और मेंस में तो आपको लॉजिकल तरीके से यह साबित करना पड़ेगा कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने जो बताया था वैसा नहीं था, यानी प्रशासनिक सहूलियत के लिए नहीं किया गया था, बल्कि भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने के दृष्टिकोण से भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो उसको साबित करेंगे। चलिए साबित करते हैं। क्या किया उसने? 2 टुकड़े किए गए इस बंगाल के। एक को बनाया गया पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल कहा गया एक को, और एक को कहा गया पूर्वी बंगाल। तो पहले पूर्वी बंगाल को समझना चाहिए। पूर्वी बंगाल प्लस असम इसे कहा गया, यानी कि यहां पर असम को भी पूर्वी बंगाल में शामिल कर लिया गया था जो पहले हटाया गया था। तो पूर्वी बंगाल प्लस असम, और इसमें जो है ढाका, चटगांव, ढाका, चटगांव और राजशाही के जिले, ये क्षेत्र हैं, उनके जिले शामिल किए गए थे। असम को शामिल किया गया, ढाका, चटगांव और राजशाही क्षेत्र के जो जिले थे उनको इसमें शामिल किया गया, और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो ढाका को बनाया गया, राजधानी ढाका। और ये जो प्रदेश बनाया गया प्रांत, यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो इधर के बन गए, और यहां पर एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि
इन्होंने भी बहुत सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास किया था। इनके कई कोटेशंस हैं, पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूर्वी बंगाल के जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए वो थे ब्लूमफील्ड फुलर। और यहां पर जो है जनसंख्या का जो बंटवारा किया गया वह इस प्रकार से किया गया, यानी इन क्षेत्रों को कुछ इस प्रकार से बांटा गया कि पूर्वी बंगाल में ये जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनने वाला था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, यानी यहां पर जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या जो है वो ज्यादा हो रही थी। यहां पर कुल जनसंख्या जो थी, कुल जनसंख्या वो आ रही थी 3 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़ 10 लाख यहां की जनसंख्या कुल आ रही थी। और उसमें जो हिंदू हैं, हिंदू थे 1 करोड़ 30 लाख। और जो मुसलमान हैं वो आ रहे थे 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। तो इस प्रकार से टोटल 3 करोड़ 10 लाख जनसंख्या इधर आई। तो इस हिसाब से आप देखें तो मुसलमानों की संख्या इधर ज्यादा हो गई, हिंदुओं की कम हो गई। यानी पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया और हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर कर दिए गए, कम कर दिए गए। अब जो पश्चिम बंगाल, इससे जो बचा हुआ क्षेत्र है, जिसमें आप देखेंगे भारत का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, देखिए यहां पर एक उड़ीसा छूट गया, इसमें आप लिख लीजिएगा, उड़ीसा भी क्षेत्र है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। उड़ीसा, यहां पर उड़ीसा भी था। जैसा शुरू से हम बताते हैं बंगाल में बिहार और उड़ीसा तो था ही, झारखंड भी था, तो उड़ीसा भी इसी में है। तो यहां पर बचे हुए क्षेत्र जैसे बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल आप देखते हैं वो सब मिला करके, यानी आप कह सकते हैं शेष, इतने से जो बचा शेष बंगाल इधर था। शेष बंगाल जो है इधर था, जिसमें आप कह सकते हैं बिहार प्लस उड़ीसा के क्षेत्र और प्लस जो पश्चिम बंगाल है वर्तमान में वो भी क्षेत्र इधर ही था। तो ये पश्चिम बंगाल कहलाया। और यहां की जो राजधानी है वो कलकत्ता बनाई गई, राजधानी कलकत्ता बनाई गई। और इधर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्हीं को बनाया गया। तो 2 क्वेश्चन यहां बनते हैं। एक तो अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल जो बांट करके निकाला गया, पश्चिमी बंगाल, इसको पश्चिमी लिखेंगे तभी जल्दी समझ में आएगा, पश्चिमी बंगाल, उसके गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए, या फिर जिस समय बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, वही इधर आ गए। वो हैं लेफ्टिनेंट एंड्रयू फ्रेजर। और ये क्षेत्र जो है वो हिंदू बाहुल्य बना। यहां पर क्या बना, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। इधर मुसलमानों को अल्पसंख्यक कर दिया गया। पहले सब मिलजुल के रहते थे और यहां पर जो है दोनों क्षेत्र में इस प्रकार का बंटवारा करके आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश की गई। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया। इधर जो जनसंख्या है कुल जो है 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख जनसंख्या थी, जिसमें से हिंदू अधिक थे। हिंदू 4 करोड़ 30 लाख हिंदू थे और मुसलमान सिर्फ 90 लाख थे। 4 करोड़ 40 लाख, 4 करोड़ 40 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान इधर आए। तो यहां पर क्या हुआ, मुसलमान कम मात्रा में हो गए। तो इस प्रकार बंगाल को बांटा गया और भाषा में भी इसमें लक्षित किया गया। बंगालियों को अल्पसंख्यक कर दिया गया, जबकि बंगाली बोलने वाले लोग पहले मिलजुल के रहते थे, तो वो भी एक फैक्टर था।
नोट कर लेंगे आप कि बंगाली बोलने वाले लोगों को भी अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश की गई क्षेत्र में। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो बंटवारा है वो प्रशासनिक नजरिए से कम बल्कि धार्मिक नजरिए से ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब यहां पर कुछ बयान भी आए, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कैलकुलेशन कर लिया इसी आधार पर कह देंगे कि उनका जो निर्णय था वो धार्मिक था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि बांटा गया, एक तरफ हिंदू ज्यादा हो गए, एक तरफ मुसलमान ज्यादा हो गए। हो सकता है जानबूझ के ऐसा ना किया गया हो, लेकिन इत्तेफाक से हो गया हो। लेकिन यहां पर कर्जन और जो इधर ये ब्लूमफील्ड फुलर है, इसके कुछ बयान आए, उस आधार से स्पष्ट हो गया कि हाँ, ये जो किया गया है वो जानबूझ करके किया गया है। तो उनके बयान क्या थे वो नोट करेंगे, इसे आप बना लें, ऐसे ही लिख लें पूरा। तो कर्जन ने यहां पर कहा कि इस बंटवारे के माध्यम से मुसलमानों को वो सब चीजें मिल जाएंगी जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिली थी। देखिए कितनी बड़ी बात कर्जन ने बोली। उसने कहा कि मेरे इस बंटवारे से बंगाल के मुसलमानों को वह सुविधाएं मिलेंगी जो उनको मुगल काल में भी नहीं मिली थी। कर्जन ने यह कहा बंगाल के बंटवारे से मुसलमानों को, देखिए सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया है। मुसलमानों को वे सुविधाएं मिल जाएंगी जो उन्हें बादशाहों के समय में, यानी मुगल काल में, मुगल काल में भी नहीं मिली। इससे क्या होगा, इससे जो है मुसलमानों के दिल को जीतने का प्रयास किया गया और ऐसा सोचा गया कि मुसलमान इस बंटवारे का समर्थन करें, क्योंकि वो सोचे कि हाँ, कर्जन हमारा भला चाहता है। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच में अगर झगड़ा डालना है तो एक व्यक्ति का जब भला करने की कोशिश आप करने लगेंगे तो दूसरा उससे एलर्जी रखने लगेगा। तो ऐसा कर्जन का सोच था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कर्जन सोच के किया, उसने इस तरह का बयान किया। और फुलर ने, ब्लूमफील्ड फुलर ने क्या कहा भाई, ब्लूमफील्ड फुलर ये कौन है, ये जो उधर मुसलमान वाले बाहुल्य वाले क्षेत्र यानी पूर्वी बंगाल के ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्होंने कहा, मुसलमानों को टारगेट करके इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान बहुत पूछा गया है ये, हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं। एक से एक उदाहरण निकाल के लाते थे। इन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की दो पत्नियां हैं, जिसमें मुसलमान जो पत्नी है, मुसलमान अधिक प्रिय है, अधिक प्रिय है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाल का जो विभाजन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि मुसलमानों के हितों की रक्षा की जा सके। उद्देश्य क्या हो सकता है ऐसा कहने का, ताकि मुसलमानों को राष्ट्रवादी विचारधारा से तोड़कर अलग कर दिया जाए। यानी बंगाल का जो विरोध किया जा रहा है, जो इसके विभाजन का विरोध किया जा रहा है, उससे मुसलमानों को पृथक कर दिया जाए। मुसलमान ये सोच के किनारे हो जाएंगे कि कर्जन कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को ऐसा लाभ मिल जाएगा जो मुगल सत्ता में भी नहीं मिला, यानी हमारे भले के लिए किया जा रहा है। ब्लूमफील्ड ये कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को वरीयता इस सरकार में दी जाएगी तो वो अलग हो जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहिष्कार आंदोलन, और इस आंदोलन में सर्वप्रथम जो है हिंदू और मुसलमान मिल करके एक मंच पर आए। इतनी जल्दी फूट नहीं पड़ने वाली थी, सैकड़ों वर्षों का जो है संबंध था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक कदम बढ़ा करके धीरे धीरे दोनों तरफ के लोगों के हृदय में ऐसे जो है बीज बो दिए, जो ऐसी खाई का निर्माण कर दिया जो कभी पार्टी नहीं जा सकी, और उसकी परिणति जो है वो पाकिस्तान के रूप में दिखाई पड़ेगी। बाद में अलग पार्टी बनेगी, अलग अलग मांगे उठेंगी, और हर मंच पे, हर एक मांगों के मंच पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को वो भिड़ाते रहेंगे। और कभी
किसी के पक्ष में, कभी किसी पक्ष में, फिर कभी इनको एक नहीं होने देंगे अंग्रेज, ऐसी उनकी नीति है। और धीरे धीरे यहीं से उन्होंने ये शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे बयान, ये दो बयान इसलिए यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि आप ये साक्ष्य दे सकें कि जो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने कहा कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से किया गया है, तो उसको साबित करने के लिए दो बयान ये आप साक्ष्य के रूप में देंगे। अब यहां पर हुआ ये कि इसका विरोध प्रारंभ हो गया। जब ऐसी ऐसी बातें सामने आई तो विरोध प्रारंभ हो गया और इनका उद्देश्य, यानी कर्जन के जो उद्देश्य यहां पर थे वो और क्या थे, ऐसा वो क्यों कह रहे थे। देखिए, बंगाल जो है राष्ट्रवाद का गढ़ था उस समय। ऐसा क्यों कर्जन ने किया होगा, कुछ छुपी नीतियों पर डिस्कस करेंगे। बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था। आप जानते हैं कि बंगाल से ही क्या हुआ था, बंगाल से ही धार्मिक और राजनीतिक सुधार शुरू हुए। राजा राम मोहन राय से स्टार्ट करते हैं आप, सुधार प्रारंभ हुए, आप पढ़ चुके हैं। तो बंगाल की धरती से धार्मिक और राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार, सामाजिक लिखिए इसको, सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुए और बंगाल से ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। आप देख रहे हैं, बंगाल से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। बहुत से नेता आप जानते हैं जो बंगाल से रिलेटेड हैं, उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को भारत में फैलाने में, कांग्रेस की स्थापना में बहुत भारी योगदान किया बंगाल से। तो बंगाल का बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी आंदोलन में, यानी राष्ट्रीय आंदोलनों में बंगाल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और यह चीज कर्जन या अंग्रेजी सत्ता को समझ में आ गई थी और उन्होंने सोचा, यानी कर्जन ने सोचा कि अगर हम बंगाल को बांट दें तो बांटने से क्या होगा, हम वहां के लोगों को इस तरह बांट देंगे कि वहां पर हिंदू और मुसलमान जैसी दो बातें स्पष्ट रूप से आ जाएंगी और फिर एक राजनीतिक मंच पे लोगों के एक जैसे विचार नहीं रह पाएंगे। यानी यहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया गया, विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया गया। यह स्पष्ट उद्देश्य निकल के आता है कि वो राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन धार्मिक दृष्टिकोण से कर दिया ताकि लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर दिए जाए। और जब लोग एक मंच पर एक सुर में एक राय में आ ही नहीं पाएंगे तो सरकार का विरोध तो वो बाद में करेंगे, पहले तो अपने आपस के मामलों में ही वो उलझे रहेंगे। ऐसा सोचना था कर्जन का, लेकिन दांव उल्टा पड़ा और इस बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत बड़ा देश में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया। वो घटनाएं किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसकी क्या विशेषताएं थी और उसने सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कांग्रेस में, बुद्धिजीवों के विचारों में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव डाले, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी नई चीजें, नए उद्योग धंधे, नए स्कूल कॉलेज स्वदेशी आंदोलन में स्थापित किए गए और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने से जो कमियां हो रही थी उनको कैसे पूरा किया गया, क्या क्या काम इस आंदोलन में हुए और वो कौन कौन सी नई चीजें हुई भारत में जो पहली बार इस आंदोलन में दिखाई पड़ी। इन सब बातों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।